नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा सप्तमी विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 मृदा, भूमि, जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। आज का हमारा प्रकरण है वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, भाग 4। हम आज वनस्पति जगत और वन्य जीवन के संसाधनों के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। इसमें वनस्पति और वन्य जीवन है, उनके बारे में हम जानेंगे कि हमारी वनस्पति का किस प्रकार से वितरण होता है और उनका किस प्रकार से संरक्षण होता है, उनके बारे में। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। हमारा जो जैवमंडल है वह 3 मंडलों में बंटा हुआ है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। इन तीनों को मिलाने के बाद में एक जैवमंडल बनता है। जैवमंडल का मतलब जहाँ पर जीव, पेड़ पौधे, वनस्पति जगत, ये सारे मिला करके जो बनता है वो जैवमंडल बनता है। जहाँ जीवन संभव हो, ऐसे मंडल को हम जैवमंडल कहते हैं। जहाँ पर जीव हो, जैसे स्थलमंडल है जिसको हम भूमि कहते हैं, जलमंडल है जिसको जल कहते हैं, वायुमंडल है उसे हम वायुमंडल, वायु कहते हैं। ऐसे में ये तीनों मिला करके एक मंडल का निर्माण होता है। उस मंडल को हम कहेंगे जैवमंडल, और यह एक संकरे क्षेत्र में पाया जाता है। समस्त क्रियाविधि को हम जैवमंडल के रूप में जानते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर कर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम श्वास लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा का सुरक्षा करते हैं। जो वनस्पति जगत है वो समस्त प्रकार के जीवन पर आधारित है। हमारा जो जीवन केवल पारितंत्र पर ही आधारित होता है, चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे किसी भी प्रकार के जो मंडल हो, जैवमंडल हो, उनमें समस्त प्रकार की जो जीवित जातियां हैं वे रहती हैं, और उन सभी को हम पारितंत्र के रूप में जानते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता प्रदान करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं, जो आपके लिए अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्यक उपयोग है, उसमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से हम वनस्पति की बात करें तो हमें कई प्रकार के ऐसे संसाधन उपलब्ध होते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चाहे फल हो, लेटेक्स हो, तारबीन का तेल हो, गोंद, औषधीय पौधे या कागज़, जहाँ तक हमें अध्ययन के रूप में हम जो काम में लेते हैं, ये सारी सामग्री हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, और ये हमारे जीवन का विभिन्न अंग के रूप में भी कार्य होता है। समस्त प्रकार की वनस्पति जगत हमारे लिए अति आवश्यक है। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती हैं। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती हैं, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र के अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। हम जैसे देखते हैं, पारितंत्र की बात करें तो समस्त प्रकार के जीव जंतु, चाहे जलीय जीव हो, चाहे स्थल मंडल पर हो,
चाहे वायुमंडल में हैं, समस्त प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भर करते हैं। उन सब को हम जैसे देखें तो हमें इन सब से किसी न किसी प्रकार की सामग्री प्राप्त होती हैं, चाहे दूध हो, मांस हो, खाल हो, ऊन हो, मधुमक्खियों से जैसे शहद हो, ऐसे सभी एक दूसरे से निर्भर है और हम भी उन पर निर्भरता करते हैं। चाहे चिड़िया हो, चाहे कबूतर हो, चाहे शेर हो, चाहे चीता हो, ये सभी प्रकार के जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर कर। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के लिए कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। पर्यावरण को शुद्धता के लिए एक गिद्ध जाति है जो पक्षी के रूप में वो मृत जीवों को खा करके अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाता है या साफ सुथरा बनाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। चाहे कितने भी प्राणी, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वे सभी हमारे पारितंत्र को यानी ये जो पर्यावरण है उनको संतुलन बनाए रखने में हमारा अहम सहयोग करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। वनस्पति की जो विश्व में वनस्पति है उसको प्रमुख भागों में बांटा गया है कि वनस्पति को मुख्य रूप से 4 वर्गों में रखा गया है। उनमें सबसे पहले है वन, दूसरा है घास स्थल, तीसरा है गुल्म और चौथा है टुंड्रा। ये 4 भाग जो है ये वनस्पति जगत के हैं, यानी जो हमारी वनस्पति है, ये पर्यावरण है या ये जो वनस्पति में उगने वाली जितनी भी प्रकार की वन है, घास स्थल है, गुल्म है और टुंड्रा प्रदेश, ऐसे सभी मिलाकर के 4 वर्गों में हम वनस्पति भाग को बांटा जा सकता है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जहाँ पर अधिक मात्रा में जल उपलब्ध है वहाँ पर वनों की बहुतायत होती है। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। जैसे आर्द्रता की बात करें तो जितने प्रकार के वन क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा की कमी होने के कारण वहाँ वनों में कुछ कमियाँ आती हैं। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व में घास के स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। ये समस्त प्रकार के वर्षा स्थलों पर पाए जाने वाले जो वृक्ष है वे होते हैं। जहाँ कम वर्षा होती है तो वहाँ कंटीली झाड़ियाँ होती हैं और जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर गहरे वृक्ष होते हैं, और जहाँ पर सामान्यतः वर्षा होती है वहाँ पर छोटे घास स्थल और गुल्म जैसे वहाँ पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। जहाँ पर शुष्क प्रदेश है वहाँ पर जो पौधे होते हैं उन पौधों की जड़ें हैं वो बहुत ही गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए पेड़ों की पत्तियाँ कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे उस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। यह बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। जिस प्रकार से कहें कि बढ़ती जनसंख्या और उनके पोषण के लिए या फसलों को उगाने के लिए ज़्यादातर वनों की कटाई होती जा रही है, और यह आने वाले समय में एक ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो पर्यावरण को और हमारे जीवन को खतरा हो सकता है। ऐसे में हमें आवश्यकता है ये बहुमूल्य जो संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हुआ है उनका हम सही सदुपयोग करें, उनका संरक्षण करें और
उन्हें बचाने का प्रयास करें, नहीं तो जीवन संकट में आ सकता है। तो आइए हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण करें कि वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटात्मक स्थिति में हैं, जो कुछ लुप्त होने के कगार पर है। तो हम देखें कि जितनी प्रकार की आज जो जीवन यापन करने वाले, पेड़ पौधों पर जीवन यापन करने वाले जो प्राकृतिक जिनका आवास था, वे धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। क्योंकि वनस्पति जगत में वन संपदा को अगर हम जितना नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे पेड़ पौधों को जितना काटेंगे, उन पर जितने भी ये प्रकृति, जितने जीव जंतु है, पक्षी है, उनके आवास है, वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और उनकी संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक लुप्त होने के यानी समाप्त हो सकती है ऐसी प्रजातियां जो वर्तमान में कम से कम दिखने को मिलती है, जो पेड़ पौधों पर निर्भर करती हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूसंकलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलाकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ाना, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। आज की वर्तमान की स्थिति देखें तो वनों का जो उन्मूलन हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है, या निर्माण कार्य में, या दावानल कह सकते हैं, वनों में जो आग लगती है उनका, और भूसंकलन, इन सभी जो मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है या ये प्रकृति प्रकोप होते हैं, उनसे आज की जो चिंता बढ़ती जा रही है। क्योंकि आज जो वर्तमान में जितनी भी प्रकार की प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों को जो खास प्रजातियां जो समय समय पर बिल्कुल कम देखी जाती है, वे भी आज से लुप्त होती जा रही है। इसलिए हमें जो हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो प्राकृतिक जो वनस्पति है, वन्य जीवन है, उनका संरक्षण करना हमें अति आवश्यक है। वन्य जीवों की सुरक्षा के बाद में हम देखते हैं कि पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंख के साथ साथ सींगों के एकत्रितकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जा रहा है। आज व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए आज जितने प्रकार के जंतु होते हैं, उन सभी जंतुओं का शिकार कर रहा है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, चतुर्मुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। व्यक्तियों में जागरूकता होनी जरूरी है। अगर हम किसी न किसी तरीके से व्यक्ति को समझाएंगे कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी है या हमारा राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्रीय बाघ जैसे पशु है या हाथी है या अनेक प्रकार के ऐसे जीव जंतु हैं जिनका अनाधिकार, उन पर हम किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करें, उनका शिकार नहीं करें। हमारे स्वार्थों को पूरा करने के लिए हम उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाए। हमारे पर्यावरण को बचाने में भी ये काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारे सहयोग नहीं करते हैं, हमारी सहायता नहीं करते हैं, बल्कि ये हमारा प्रत्यक्ष न करके अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारे पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं और उसमें हमारा सहयोग करते हैं। हम इन जो सभी जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करावें और मानव जाति में जागरूकता बढ़ा करके इनका संरक्षण किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों को की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने
क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास के उथल पुथल कर दिए हैं। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना, स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सके। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने के लिए अनेक उपाय करता है। उनमें से सबसे पहले उनका व्यापार करने के विरुद्ध में वे कार्य करते हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजेंडर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है। उनसे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों को प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। क्या आप जानते हैं CITES क्या है? इनमें से सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं पहुँचे। मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, ऑर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं जो इस प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता है उसमें ये निश्चित किया गया है कि इन समस्त जातियों को रक्षित किया जा सकता है। शब्दावली में कुछ शब्द है। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों को पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। दूसरा है जैव मंडल निश्चय। ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। अभ्यास प्रश्न। वनस्पति को मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? CITES का पूरा नाम लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जैव मंडल निश्चय क्या है? अर्थ लिखिए। ये चारों प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है और क्रियाकारी के रूप में इसको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद। हमारा अध्याय 2 यहीं पूर्ण होता है।